बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा पेंशन रूल का लास्ट लेक्चर होगा और इम्पॉर्टेंट चीज़ें काफ़ी हद तक हम पढ़ चुके हैं। आज के लेक्चर में हम इसको एंड अप करेंगे और इसमें मैक्सिमम हमारे मेमोरेंडम जी होंगे जो नोटिफिकेशन क्लैरिफिकेशन के लिए गवर्नमेंट टाइम टू टाइम इशू करती रहती है। तो ये मिनिमम पेंशन का एक मेमोरेंडम है। द अंडरसाइंड इज़ डायरेक्टेड टू रेफर टू द फाइनेंस डिवीजन्स OM नंबर इतना 1 जुलाई 1988 का है ऑन द सब्जेक्ट साइटेड अबव एंड टू स्टेट दैट द प्रेसिडेंट हैज़ बीन प्लेस्ड टू सैंक्शन विद इफ़ेक्ट फ्राम 1 जुलाई 2008, यानी कि ये जो लागू होगा 2008 से होगा। द इंक्रीज़ इन मिनिमम पेंशन फ्राम ₹300 पर मंथ टू ₹2000 पर मंथ, यानी कि अगर किसी की अगर पेंशन पहले 300 मैक्सिमम थी तो अब 300 से बढ़ा के वो 2000 कर दी गई है। To civil pensioners of the federal government including civilians paid from defense estimates as well as armed forces personnel, यानी कि ये सब पे लागू होगा। फेडरल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ भी, आर्मड फोर्सेस के भी लोग भी, और वो सिविलियन जो आर्मड फोर्सेस के साथ अटैच है। पैराग्राफ नंबर 2 है, सिमिलरली फैमिली पेंशन अलाउड टू द फैमिली ऑफ ए रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय इंक्लूडिंग दोज paid from defense service estimates under the pension cum gratuity section scheme 1954 and liberalized pension rule 1977 has also been increased from ₹150 per month to ₹1000 per month, यानी कि वो लोग जो फौत हो चुके थे, डिसीज्ड थे और उनकी फैमिली पेंशन उनकी फैमिलीज़ को मिल रही थी, तो उसकी लिमिट अगर 150 जो पहले अपर लिमिट थी अब उससे बढ़ा के 1000 हो गई है, यानी कि 1000 से कम किसी की पेंशन नहीं होनी चाहिए। पैराग्राफ नंबर 3 है, कम्यूटेशन ऑफ एनी पार्ट ऑफ द इंक्रीज अलाउड वाइड दिस OM विल नॉट बी एडमिजिबल। तो कम्यूट जो है इस पे इंक्रीज अलाउड नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट है ऑफिस मेमोरेंडम ग्रांट ऑफ इंक्रीज इन पेंशन टू सिविल पेंशनर्स ऑफ federal government as well as retired armed forces personnel. The undersigned is directed to refer the para 13 of finance divisions लेटर का नंबर दिया है और ये 30 जून 2006 का है on the above subject and to say that queries from different quarters have been received in this division, यानी कि मुख्तलिफ डिवीजन ने क्यूरी डाली थी, कुछ सवाल पूछे थे। As to whether 10% increase in pension allowed wide para 13 ऑफ द फाइनेंस डिवीजन, लेटर का नंबर है जुलाई की 1 2005 एंड 15% इंक्रीज इन पेंशन अलाउड वाइड फाइनेंस डिवीजन्स, और इस लेटर का रेफरेंस है जून 2006। आर आल्सो एडमिसिबल टू दोज गवर्नमेंट सर्वेंट्स हु वुड रिटायर्ड ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 2007, यानी कि जो 10% और 15% के दो अलग अलग नोटिफिकेशन आए थे, आया कि वो उन लोगों पे भी अप्लाई होंगे जो 1 जुलाई 2007 के बाद रिटायर्ड होंगे। क्लैरिफिकेशन क्या दिया, द मैटर हैज़ बीन कंसिडर्ड इन द फाइनेंस डिवीजन, इट इज़ क्लैरिफाइड दैट द अफोरसाइड इंक्रीजेज इन पेंशन आर आल्सो एडमिसिबल टू दोज गवर्नमेंट सर्वेंट्स हु रिटायर्ड और वुड रिटायर ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 2007 अंटिल फर्दर ऑर्डर, यानी कि
अकॉर्डेंस रेफरेंस याद करने की जरूरत नहीं। शैल नॉट बी रेकनेबल फॉर पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कम्यूटेशन एंड ग्रेजुटी, ये कम्यूट और ग्रेजुटी के लिए वो कैलकुलेशन के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। शैल नॉट बी एडमिसिबल ऑन स्पेशल एडिशनल पेंशन अलाउंस, और अगर कोई आरडी अलाउंस वगैरह ले रहा है तो, या सीनियर पोस्ट का कोई अलाउंस ले रहा है तो वो भी उसको अप्लाई नहीं होगा जो परसेंटेज इंक्रीज़ हुई है। शैल नॉट बी एडमिसिबल टू री एम्प्लॉयड पेंशनर, जो हाँ अगर कोई एक रिटायरमेंट के बाद दूसरी सर्विस दोबारा गवर्नमेंट की ज्वाइन करता है तो उसको भी ये चीज़ अप्लाई नहीं होगी ड्यूरिंग सेकंड सर्विस। उसके बाद फिर मिलेगा, उसके पास ऑप्शन होगा कि पहली पेंशन पे लेता है या दूसरी पेंशन पे लेता है इंक्रीज। अच्छा जी, उसके बाद है नया ऑफिस मेमोरेंडम रिस्टोरेशन ऑफ पेंशन सरेंडर इन लिeu ऑफ कम्यूटेशन ग्रेजुटी। ये हम पहले पढ़ चुके हैं। दी अंडरस्टैंड इज डायरेक्टेड टू रेफर टू द फाइनेंस डिवीजन देखना जुलाई 2002 का है ऑन द अबव सब्जेक्ट एंड टू स्टेट दैट इन परफॉर्मेंस ऑफ द जजमेंट डेटेड 21/4/2007 पास बाय द फेडरल ट्रिब्यूनल इन सिविल पेटिशन नंबर इसमें 495 और ये इतना कोई रेफरेंस, इट हैज़ बीन डिसाइडेड that increase in pension admissible in respective financial year be allowed on the restored commuted portion of pension to all those government servants who retired on or before 30th June 2001 with effect from the date on which the commuted value of the pension has been restored। तो जिसकी जिस डेट से रिस्टोर होगी अगर 2001 के बाद का है तो उसको भी मिलना चाहिए। केस हुआ था उसकी क्लैरिफिकेशन। Restoration of pension surrendered in lieu of commutation and gratuity. All those government servants who retired prior to 1st December 2001, other those who have opted to remain in pay scale 1994, shall be entitled to restoration of surrender portion of pension in lieu of commutation gratuity। कि अगर किसी ने 1994 के स्केल के हिसाब से अगर ऑप्शन दिया हुआ तो वो उसके हिसाब से डील किया जाएगा। अदरवाइज़ जो दिसंबर 2001 के बाद के जो एम्प्लॉय रिटायर्ड होंगे उनको भी रिस्टोर किया जाएगा, उसको ग्रेचुटी पेंशन कम्यूट उनका भी कंसीडर किया जाएगा। इंक्रीज इन पेंशन, इंक्रीज इन पेंशन एडमिसिबल टू द रेस्पेक्टिव in the respective financial year be allowed on the restored commuted portion of pension to all those government servants who retired on or after 30 June 2008 with effect from the date on which the commuted value of pension has been restored। यानी कि जिन्होंने इन ल्यू किया था पोर्शन बाद में रिस्टोर हो गए थे, कि जिन्होंने पेंशन का कुछ हिस्सा छोड़ा था ग्रेचुटी के लिए या कम्यूटेशन के लिए, तो उनकी अगर वो रिस्टोर हो जाती है तो उस पर भी इंक्रीज़ लगेगा। ये बात इसमें ये सारे पेंशन इंक्रीज़ के लेटर में ये बात कहना चाह रहा है। इन केस ऑफ डेथ ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट ड्यूरिंग सर्विस द बेनिफिट्स ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ कमिटेड वैल्यू ग्रेचुटी पोर्शन ऑन कंप्लीशन ऑफ द रिक्वायर्ड पीरियड आल्सो एडमिसिबल टू द विडोज फैमिलीज ऑफ द डिसीज्ड गवर्नमेंट सर्वेंट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जून 1994। अगर 1994 से लेके बाद का अगर कोई एम्प्लॉय की डेथ हो गई थी और उसको पेंशन उसकी कम मिल रही थी या उसकी सर्विस अभी तक पूरी नहीं हुई थी, तो जब उसकी डेथ हुए समेत वो पीरियड गुजर जाए और उसकी सर्विस का ड्यूरेशन पूरा हो जाए तो उनको भी रिस्टोर करके पूरा बेनिफिट दिया जाए। रिवीजन ऑफ पेंशन 2010, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। 15% इंक्रीज इन पेंशन इज एडमिसिबल टू द पेंशनर्स हु वुड रिटायर्ड ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 2010। अच्छा, ये 2010 का ये हमने नहीं पढ़ा था, ये याद रख लें कि 2010 जुलाई 2010 के बाद का जो रिटायर्ड होंगे उनका 15% का इंक्रीज लगेगा। इसके अलावा 2001 का रिवीजन हुई है। 12 इंक्रीज इन पेंशन एट द फॉलोइंग रेट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2011 until further order। पेंशनर्स हु रिटायर्ड ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 2002 15% ऑफ द नेट पेंशन उनको 15% मिलेगा। उसके बाद 2011 का नोटिफिकेशन। सेकेंड नंबर पे है पेंशनर्स हु रिटायर्ड
on or after before 30th June 2002 20% of नेट पेंशन। एक जी है जुलाई, एक जो एक जुलाई के बाद के हैं, एक पहले के हैं। जो बाद के हैं उनको 15% और जो जून 2002 से पहले के रिटायर्ड हो चुके हैं और उनकी पेंशन में 20% का इंक्रीज़ होगा। पैरा 14 है, however 15% increase in pension allowed wide para 2 of the finance division OM number 5/7/2010 shall continue to admissible to the new pensioners who would retire on or after 1 जुलाई 2011। पैरा 15 है, पैरा 14 में क्या कहा गया कि जो 1 जुलाई 2011 के बाद रिटायर्ड होंगे उनको 15% मिलेगा। और पैरा 15 में कहता है 15% इंक्रीज इन पेंशन अलाउड वाइड पैरा 12 above shall also be admissible pensioners who would retire on or after 1 जुलाई 2011। उसके बाद नेट पेंशन मीन्स पेंशन being drawn minus medical allowance which shall be continued to be admissible at the level of its admissibility as on 30th जून 2011। और नेट पेंशन का मतलब क्या, मेडिकल अलाउंस उसमें से निकाल के। 17 इंक्रीज शैल बी एडमिसिबल ऑन फैमिली पेंशन पे भी लागू होगा। इंक्रीज शैल नॉट बी एडमिसिबल ऑन स्पेशल एडिशनल पेंशन अलाउड इन ल्यू ऑफ रिटायरमेंट। अर्ली अलाउंस पे ये लागू नहीं होगा। 20 नंबर है, द इंक्रीज शैल नॉट बी admissible during the period of their re-employment contract but the same shall be allowed after the termination of the re-employment contract। अगर एक सर्विस छोड़ के दूसरी सर्विस दोबारा एक दफ़ा रिटायरमेंट के बाद दोबारा दूसरी गवर्नमेंट सर्विस शुरू कोई करता है तो ड्यूरिंग सेकंड सर्विस उसको इंक्रीज़ ये नहीं मिलेगा। अगर जब टर्मिनेट हो जाएगा तो फिर मिलना शुरू हो जाएगा। इसके बाद फर्दर बेनिफिट ऑफ इंक्रीज इन पेंशन सैंक्शन इन दिस OM shall also be admissible to those civil pensioners of the federal government who are residing abroad other than those residing in India and Bangladesh who retired on or after 15 अगस्त 1947 and are not entitled to or are not in receipt of the pension increase under the basic government pension increase of the payment shall be made at the applicable rate of increase। नॉलेज के लिए पढ़ लें, लेकिन अभी 1947 में अगर कोई रिटायर्ड हुआ तो नहीं होगा, तो इसके बारे में उम्मीद है कि कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। मेडिकल अलाउंस फॉर द पेंशनर, अगर पेंशनर जो है उसको मेडिकल अलाउंस के बारे में क्या कहते हैं, मेडिकल अलाउंस इज एडमिसिबल टू द एग्जिस्टिंग रिटायर्ड सिविल सर्वेंट्स इन BPS 1 से 15 तक एट 25% एंड इन BPS 16 से 22 तक 20% ऑफ द नेट पेंशन विल बी एडमिसिबल एट द फ्रोजन लेवल ऑफ इट्स एडमिसिबिलिटी ऑन 30/6/2011। मुझसे किसी ने सवाल किया था कि सैलरी पे ये मेडिकल अलाउंस कैसे फिक्स हो रहा था। तो अभी ये देख लें कि 1 से लेकर 15 तक जो 2011 की बेसिक उस वक्त चल रही थी उस पर 25% लगाया गया था और वो फ्रीज़ है, उसमें मतलब वो चेंज नहीं हो रहा, वो उसी जगह पे ही है। और BPS जो 16 से लेके 22 तक के लोग हैं उनको 20% ऑफ 2011 के जो बेसिक पे स्केल थे उनके हिसाब से मिल रहा है। दूसरा पैराग्राफ है कि ऑल सिविल सर्वेंट्स इन BPS 1 से लेके 15 तक एंड BPS 16 से 22 हु शैल रिटायर ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 2011 onward shall be allowed medical allowance at the rate of 20%, 25% and 20% of the net pension respectively and shall stand frozen at the same level। यानी कि जो 1 जुलाई 2011 के बाद रिटायर्ड होंगे उनको मेडिकल अलाउंस भी उसी फ्रीज लेवल पे मिलता रहेगा। अच्छा जी, 2012 का एक नोटिफिकेशन फिर इंक्रीज कोई हुई थी पेंशन में, 20% इंक्रीज ऑफ नेट पेंशन विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2012 टू ऑल सिविल पेंशनर्स एज वेल एज आर्मड फोर्सेज पर्सनल, यानी 20% इंक्रीज हुआ था। 15% इंक्रीज इन पेंशन अलाउड वाइड पैरा 2 ऑफ फाइनेंस डिवीजन OM नंबर 2010 एंड 15% इंक्रीज इन पेंशन एज अलाउड वाइड पैरा नंबर इतना 2011 शैल बी एडमिसिबल टू द न्यू पेंशनर हु वुड रिटायर ऑन और आफ्टर। यानी कि ये जो पैराग्राफ 2 में 2 परसेंटेज बताई गई हैं, जो
इस डेट यानी कि 1 जुलाई 2012 के बाद रिटायर्ड होंगे उनको ये भी मिलेंगे और 20% वाला भी ऊपर वाला मिलेगा। पैराग्राफ 3 में कहता है 20% इंक्रीज इन पेंशन विल आल्सो बी एडमिसिबल टू द पेंशनर्स हु वुड रिटायर ऑन और आफ्टर 1 जुलाई 2012। और ये पैराग्राफ 1 वाली इसने रिपीट की पैराग्राफ 2 में। ये जी रिवाइज बेसिक पे स्केल 2011 के अब तक तो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुके हैं, अब इसलिए इनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और इस ये भी उसकी कंटिन्यूटी है, ये भी कंटिन्यूटी है। और ये जी हैं रिक्वायरमेंट ऑफ पेंशन पेपर। जब कोई रिटायरमेंट पे जा रहा होता है तो उसको पेंशन के लिए कौन कौन से फॉर्म चाहिए होते हैं, क्या क्या जो तैयार करते हैं, जो आपके सिलेबस का भी पार्ट है कि प्रिपरेशन ऑफ पेंशन डॉक्यूमेंट्स, कि जो अगर कोई रिटायरमेंट पे जा रहा है तो उसके पेंशन के डॉक्यूमेंट्स कैसे तैयार किए जाते हैं। एप्लीकेशन इज़ ऑन प्रॉपर फॉर्म CSR 25 रिवाइज 3 सेट्स आर रिक्वायर्ड। अब ये एक फॉर्म है जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म लगाना होता है। ऑल रेलिवेंट कॉलम्स स्पेसेस आर फिल्ड अप एंड साइंड बाय द एप्लीकेंट एज वेल एज हेड ऑफ डिपार्टमेंट। एक एप्लीकेंट साइन करेगा और हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी साइन करेगा। ऑफिस ऑर्डर नोटिफिकेशन ऑफ रिटायरमेंट। ऑफिस ऑर्डर का मतलब ये होता है कि जो उसके ऑफिस में एक चीज़ न्यूज़ पब्लिश होती है तो उसमें बताया जाता है कोई भी चीज़ वाक़ई होती है तो उसी पे एक्शन किए जाते हैं। तो ऑफिस ऑर्डर होना ज़रूरी है जिसकी सर्विस पूरी हो जाए कि ये बंदा रिटायर्ड जा रहा, तो वो लगा होना ज़रूरी है। नो डिमांड सर्टिफिकेट फ्राम डिपार्टमेंट स्टेट ऑफिसर। NDC एक होती है कि जिस पे ये होता है कि इसके कोई ड्यूज़ नहीं है, कोई इसकी लाइबिलिटी नहीं है। LPC एंड सर्विस स्टेटमेंट। LPC होती है लास्ट पे सर्टिफिकेट, ये भी उसको इशू की जाती है जो उस वक्त वो पे ड्रा कर रहा होता है ताकि उस पर उसकी पेंशन कैलकुलेट हो। इसके अलावा सर्विस बुक इन ओरिजिनल कंटेनिंग ऑल एंट्रीज अप टू रिटायरमेंट, वेरिफिकेशन ऑफ सर्विसेज एंड वेरिफिकेशन ऑफ पे फिक्सेशन, वो सारी उसकी डिटेल होनी चाहिए लिखी। अंडरटेकिंग फॉर रिकवरी गवर्नमेंट ड्यूज़। इसके अलावा सर्टिफिकेट अबाउट नॉन इंडल्जेंस इन पॉलिटिक्स, ये भी सर्टिफिकेट होगा। 2 सेट्स ऑफ थंब एंड फिंगर इम्प्रेशन, ये भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, यहाँ पे थंब इम्प्रेशन वगैरह लगे होंगे। 2 सेट्स ऑफ स्पेसिफिक सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट। इसमें से कोई मोस्टली क्वेश्चन तो नहीं आता, लेकिन ये कि आप अपने नॉलेज के लिए पढ़ लें कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं। इसके अलावा आता है जी लिस्ट ऑफ फैमिली मेम्बर्स शोइंग रिलेशनशिप एजेस एंड वेदर डिपेंडेंट और नॉट और अदरवाइज। 2 सेट्स ये बनेंगे। 2 फोटोग्राफ्स ऑफ द एप्लीकेंट, 2 फोटो कापीज ऑफ नेशनल ID कार्ड। और इसके अलावा अकाउंट नंबर एंड नेम ऑफ नेशनल बैंक ब्रांच फ्राम वेयर एप्लीकेंट विशेज टू ड्रा पेंशन। और इसके बाद इनवैलिड सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल इन केस द एप्लीकेंट इज़ रिटायर्ड ऑन मेडिकल ग्राउंड पे अगर हो रहा है तो इनवैलिड सर्टिफिकेट उसका साथ लगेगा। ईच एंड एवरी पेपर इज़ अटेस्टेड बाय द डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट के साइन होने चाहिए जहाँ की ये हो। एडिशनल रिक्वायरमेंट फॉर द फैमिली पेंशन के लिए क्या है, डेथ सर्टिफिकेट अगर फैमिली क्लेम कर रही है तो उसके लिए डेथ ऑफ द सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल, 2 फोटोग्राफ्स ऑफ विडो, डिस्क्रिप्टिव रोल ऑफ विडो, नॉमिनेशन गार्डियनशिप ऑफ माइनर चिल्ड्रन, अगर कोई बच्चा है तो उसका जो डिक्लेयर्ड गार्डियन होगा। सक्सेशन सर्टिफिकेट जो उसका वारिस होगा उसका सर्टिफिकेट। नॉन सेपरेशन नो री मैरिज सर्टिफिकेट के कोई शादी भी नहीं हुई और सेपरेशन भी नहीं हुई, ये भी सर्टिफिकेट साथ लगेगा। सर्टिफिकेट टू द इफेक्ट दैट शी इज़ ओनली विडो नॉमिनेटेड विडो फॉर द ड्रॉल ऑफ पेंशन, प्रीवियस पेंशन बुक in original is to be attached with pension papers with last payment certificate recorded by the bank for payment of lifetime arrears where PPO was issued. Each and every paper is attested by the department concerned. चलें जी, कांग्रेचुलेशन, एक और टॉपिक आपका आज यहाँ पे ख़त्म हो गया है। तो नेक्स्ट टॉपिक के लिए आप लोग कमेंट्स करें जी कौन सा हमें टॉपिक स्टार्ट करना चाहिए, इसको ज़रा टाइम दें, स्पेंड करें इस पर, और फिर ये भी डिसाइड करें कि हम इसका टेस्ट कब लें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।